हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। हिंदी ग्रामर के सीरीज में मैं आप सभी लोगों को आज संधि पढ़ाने वाला हूं। संधि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सभी लोगों के एग्जाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में जो है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है संधि के इस क्लास को जो है आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस संधि टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि क्या होता है और संधि किसे कहते हैं। तो संधि का सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना, या इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ना कहते हैं। यानी संधि क्या होता है कि दो वर्ण रहेंगे, दो वर्ण को अगर हम मिलाएंगे, दो वर्ण को मेल करेंगे और जो उसमें विकार उत्पन्न होगा यानी परिवर्तन होगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संधि कहलाता है। यानी याद रखना है आप लोगों को कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी संधि में क्या होगा, वर्णों या ध्वनियों का मेल होगा। आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है संधि किसका मेल होता है, तो संधि वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। और अगर समास आप लोगों से पूछ दिया जाए कि समास में किसका मेल होता है, तो समास में याद रखना है आप लोगों को शब्दों का मेल होता है, ठीक ना। समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है और इससे जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है आप लोगों के लिए कि संधि कहा जा रहा है कि ये ध्वनियों का मेल होता है और समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है बाबू, ठीक ना। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि संधि क्या होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों का जो मेल होगा तो संधि कहलाएगा, या वर्णों कहे या ध्वनियों कहे बात एक है, ठीक। और समास की बात करेंगे तो समास में शब्दों का मेल होगा तो वो समास कहलाता है। तो ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। संधि जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं समास को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल संधि पर। तो संधि तो हम लोग जान गए कि किसे कहते हैं। अब बात यह आएगा कि संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो संधि के याद रखना है बाबू आप लोगों को कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो संधि के बाबू 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक। संधि के कितने भेद हैं बाबू, तो 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब बात ये आएगा कि स्वर संधि किसे कहेंगे। स्वर संधि किसे कहेंगे, तो स्वर संधि किसे कहेंगे कि दो स्वर रहेंगे बाबू और दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग स्वर संधि कहेंगे। जैसे संधि में क्या था कि संधि में हम वर्णों या ध्वनियों का मेल कर रहे थे। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ण हो गया और एक ये वर्ण हो गया, ठीक। इन लोगों को मिलाए तो ये संधि बन गया। लेकिन अगर यही एक स्वर रहता और ये भी एक स्वर रहता तो दो स्वरों को मिला दिए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्वर संधि बन जाएगा, ठीक। स्वर संधि में संधि कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। यानी याद रखना है आप लोगों को कि संधि में संधि के भेद कितने हैं, तो 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में संधि के कितने भेद हैं, तो 5, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये पांचों हमारे स्वर संधि के भेद हैं। अब आगे हम लोग एक एक करके इन सारे भेदों को पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से, कि आप लोग जो है देखते ही शब्द को पहचान जाए कि कौन सा संधि होगा। आप लोग शब्द देखें और आप लोग पहचान जाए कि हाँ ये दीर्घ संधि है, तो ये गुण संधि है, तो ये वृद्धि संधि है, ये यड़ संधि है, ये अयादि संधि है। तो आप लोग आखिरी तक जो है जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा और एक बार आप लोग इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग स्वर संधि को कंप्लीट कर दीजिएगा। स्वर संधि आपसे कभी छूटेगा नहीं। तो आइए अब एक एक करके जो हम लोग स्वर संधि के भेद को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के भेद में पढ़ेंगे गुण संधि को। किसको पढ़ेंगे, गुण संधि को पढ़ेंगे। अब गुण संधि में हम लोग देखेंगे
कि गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि में आप लोग को ध्यान देना है बाबू कि अगर जो दो हमारे स्वर हैं तो उसमें अगर पहले जो स्वर होंगे तो उसमें अ आ और दूसरे वाले में छोटी बड़ी छोटा हुआ बड़ा हुआ ऋषि वाला री आएगा, तो उसका परिवर्तन करेंगे तो उसका जो परिवर्तन होगा तो वो ए ओ और अर में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग का ये है, ये आप लोग गुण संधि में याद रखिएगा केवल कि गुण संधि क्या होता है कि गुण संधि में ए ओ अर जो है वो सम्मिलित रहता है। यानी अगर कोई शब्द है और पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संधि है तो उसमें हमको देखना है कि अगर उसमें ए की मात्रा है, ठीक, बीच में ए की मात्रा लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगा है और अर का जो प्रयोग किया गया है यानी ऋषि वाला री जो उसका प्रयोग किया गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि होगा। सॉरी बच्चों, चलिए तो याद रखना है आप लोगों को गुण संधि क्या होगा कि गुण संधि में ए ओ अर का अगर प्रयोग किया जा रहा है कहीं तो वो गुण संधि होगा। जैसे यहां पर आप लोगों को हम बता दें कि अगर एक शब्द में या एक वर्ण में अगर स्वर है जैसे अ है और उसके साथ छोटी ई मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आ और छोटी को मिला दिया जाए या बड़ी को मिला दिया जाए तो ए बन जाएगा। तो इसमें ए की मात्रा होगा, इतना आप लोगों को ध्यान देने का जरूरत नहीं है, इतना ये डिटेल जानने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा बस इतना जानिएगा आप लोग कि गुण संधि में ए की मात्रा ओ की मात्रा और री जो आए तो वो हमारा गुण संधि होगा। जैसे आप लोग उदाहरण में देखिएगा कि यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण में, उदाहरण को समझिएगा बाबू। कह रहा है देवेंद्र, तो देवेंद्र में ए की मात्रा लगा है, यथेष्ट में ए की मात्रा लगा है, ज्ञानोदय में ओ की मात्रा लगा है, महोत्सव में ओ की मात्रा लगा है, सप्तर्षि में री, सप्तर्षि री 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 लगा है और आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गुण संधि होगा। गणेश में ए की मात्रा लगा है, महेश में ए की मात्रा लगा है, शीतोष में ओ की मात्रा लगा है, गंगोर में ओ की मात्रा, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आप कोई शब्द को देखिएगा और वहां पर जो है बीच में ओ की मात्रा ए की मात्रा, ठीक, और ऋषि वाला री ये आए तो आपका क्या हो जाएगा, वो गुण संधि होगा। जैसे विरोचित, परोपकार, नरेंद्र, राकेश, हितोपदेश, महोत्सव, कमलेश, उमेश, तो यहाँ पर ए की मात्रा ओ की मात्रा फिर ओ की मात्रा जो है ए की मात्रा, ये सभी लगे हुए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये गुण संधि होगा। गुण संधि में केवल 3 चीज को याद रखना है, क्या क्या, तो ए ओ और को याद रखना है बाबू, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों का गुण संधि। गुण संधि ज्यादा डिटेल ये नहीं पढ़ना है कि ओ ई सब नहीं, केवल इतना याद रखना है कि ए की मात्रा ओ की मात्रा और आए यानी ए ओ और आए तो वो गुण संधि होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे दूसरे संधि के भेद पर। दूसरा संधि क्या है हमारा, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या याद रखना है, तो वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, तो जैसे गुण संधि है उसका अपोजिट हो जाएगा। वहां पर हम केवल जो है क्या करते थे, तो ए की और ओ की मात्रा लगाते थे। यहाँ वृद्धि संधि है तो वृद्धि मतलब क्या होगा, बड़ा। वृद्धि मतलब क्या होगा, बड़ा या ज्यादा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, यानी जो ए था हमारा वहां पर तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे और वहां पे ओ था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे। यानी जो शब्द था तो शब्द के बीच में वहां पर क्या आ रहा था, ए ओ और अर का प्रयोग कर रहे थे। और वृद्धि संधि में हम क्या करेंगे, तो वृद्धि संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी जो शब्द रहेगा हमारा, अगर उसमें जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो पहला ध्वनि और दूसरा ध्वनि दोनों स्वर है तो उसमें अ और ए रहेगा तो ए बन जाएगा, आ और ए रहेगा तो ए बनेगा, अ और ओ रहेगा तो औ बनेगा और आ और औ रहेगा तो औ बनेगा। यानी पूरी आप लोग को यही याद रखना है कि वृद्धि मतलब बड़ा और वहां पर क्या होगा, ए का और औ का मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लिखा गया है एकाएक, तो ए का मात्रा लगा हुआ है, तथैव ए का मात्रा लगा है यहाँ पर दोनों में, ठीक। वनौषधि में 9 तो औ का मात्रा लगा हुआ है। महोषध में ह में औ का मात्रा लगा है। तो यानी वृद्धि संधि में क्या होगा कि वृद्धि में हम लोग क्या करेंगे, औ और ए का मात्रा का प्रयोग करेंगे। गुण में क्या था, तो गुण में ए ओ और अर का हम लोग प्रयोग कर रहे थे, ठीक। तो इसी तरह और उदाहरण देखेंगे तो दंतुष्ट हो गया, परमोदार्य हो गया, उसके बाद सदैव हो गया, लोकेशणा हो गया, मतैक हो गया, रमेश्वरे हो गया, परमौषध हो गया। तो ये सब हमारा वृद्धि संधि है। तो समझ में आ गया बाबू वृद्धि संधि क्या होगा। इसके बाद बात करेंगे तीसरा स्वर संधि के भेद को,
तो वो हमारा यड़ संधि है। ठीक, क्या है? यड़ संधि है। यड़ संधि क्या कहता है बाबू? तो यड़ संधि में ध्यान देना है आप लोगों को। यड़ संधि में ध्यान देखना है कि जब कोई शब्द रहे और उसमें जो है य व र के साथ, उसमें क्या रहे? य व र के साथ क्या हो जाए? कोई ना कोई अधूरा वर्ण आए। कोई ना कोई अधूरा वर्ण जो है अगर आएगा तो वो यण संधि हो जाएगा। यण संधि में इतना याद रखने का जरूरत नहीं है कि पहले जो मतलब कि स्वर कौन कौन से रहेंगे, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो छोटी बड़ी के साथ आ जाएगा बड़ा ऊ, और छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ छोटा ऊ आ जाएगा, ऋषि वाले री के साथ ए आ जाएगा। तो ऐसे नहीं देखना है, मतलब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, ध्यान क्या देना है कि अगर य व र रहे और उसके साथ कोई ना कोई अधूरा वर्ण आ जाए तो वो हमारा यण संधि हो जाएगा। ठीक ना, य व र को समझना है कि य व र रहे और कोई ना कोई अधूरा वर्ण रहे तो वो यण संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि धन अपि यद्यपि, तो यद्यपि जैसे यहाँ पे यद्यपि ऐसे लिखा है तो ये यद्यपि, तो यद्यपि ऐसे हम लोग लिख देंगे यद्यपि। तो द और य यहाँ पर आधा वर्ण आ रहा है। इत्यादि, इत्यादि में त आ रहा है। अत्यधिक में आधा त आ रहा है। प्रत्येक में आधा त आ रहा है। पित्रादेव में त्र, तो आधा त और र के मेल से त्र बनता है, तो यहाँ पे त छिपा हुआ है। ठीक, तो आधा इसमें भी आ रहा है। उसके बाद आधा नौ यहाँ पे आ रहा है व के साथ, व के साथ आधा स्व आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा यण संधि में? तो यण संधि में बाबू याद रखना है कि य व र के साथ क्या आ जाए? कोई ना कोई अधूरा वर्ण आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि होगा। ठीक, और उदाहरण को देखेंगे तो जैसे मात्राज्ञा हो गया, तो मात्राज्ञा, तो त्र में और त्र जो लिखे हम लोग त्र, त्रिशु, तो त और र के मेल से त्र लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बाबू? त और र के मेल से त्र लिखे हैं। त्र, तो त्र में क्या है? र के साथ अ आ रहा है। य व र के साथ क्या है? कोई ना कोई अधूरा वर्ण आ रहा है, तो त हो गया त्र। पित्राज्ञा में इसमें भी त है। संख्या, तो आधा ख आ रहा है य के साथ। न्यून में आधा न आ रहा है। उपयुक्त में य में र आ रहा है। तो मतलब कि याद रखना है कि यड़ संधि में य व र के साथ कोई ना कोई अगर आधा वर्ण आ जाए बाबू तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यड़ संधि होगा। ठीक ना, आगे बात करेंगे संधि का। जो स्वर संधि हमारा, उसका चौथा भेद वो है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि क्या होगा बाबू? तो अयादि संधि क्या होगा कि इसमें जो है हम लोग अय, आय, आई, औ, आव, आवी या आवी, आयु ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ स्वर संधि में समझना ऐसे है कि जब कोई मतलब कि दो स्वर है तो दो स्वर में पहले स्वर में क्या आएगा? ए रहे और अ रहे, तो उनको मिलाएंगे तो आय बनेगा। ए रहे और अ रहे तो आय बनेगा। ए और छोटी रहे तो आई बनेगा। ओ और अ रहे तो औ बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि य और व पूरा पूरा क्या हो हमारे शब्दों में प्रयोग किया जाए। एकदम कोई भी मात्रा इसमें नहीं लगा रहेगा, सिंपल एकदम। देखने में आपको क्या लगेगा? शब्द देखने में एकदम सिंपल रहेगा। जैसे नयन, नयन हो गया, पवन हो गया, तो ये सब जो शब्द है वो क्या होगा? अयादि संधि होगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। य और व जो है प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं शब्दों में नयन लिखा है, तो नयन में कोई मात्रा है नहीं। ठीक, गायक है, गायक में केवल आ की मात्रा है, एकदम सिंपल। कोई औ का, ए का, औ का, ये सब का कोई मात्रा नहीं प्रयोग किया गया है। तो नयन हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया, नाविक हो गया, पवित्र हो गया, नाइक हो गया। तो ये सब जो शब्द हो गए हमारे क्या कहलाएंगे? तो अयादि संधि कहलाएंगे। एकदम आसान, एकदम सरल, जो देखने में लगेंगे। यानी य का, फिर छोटी ई का, व का, वी का, इसका अगर प्रयोग किया जाए, ठीक ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? आए, आई, आओ या अवी, ये सब का जो अगर प्रयोग किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अयादि संधि होगा। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग देखिएगा शब्द में कि आई का प्रयोग किया जाए, ठीक, आई का प्रयोग किया जाए, ठीक ना, आई का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो अयादि संधि हो जाएगा। ठीक, आओ का प्रयोग किया जाए तो वो भी अयादि संधि, आबी का प्रयोग किया जाए तो वो भी अयादि संधि, ठीक, और आय का प्रयोग किया जाए तो वो भी अयादि संधि होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अय, आय, आई, औ, आओ, अभी, आवी, आओ, ये सब जितने भी शब्द अगर प्रयोग किया जा रहे हैं तो वो अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, गायक हो गया, पावक हो गया, नाविक हो गया, पवित्र हो गया, नायिका हो गया, तो ये सब अयादि संधि होगा। भवन, गायन, शयन, श्रवण, भावुक, पावन, गविनी,
तो ये जितने भी वी मतलब आवी, आए, आओ, ये सब जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये हमारे अयादी संधि होगा। ठीक, तो ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया कि अयादी संधि क्या होगा। अयादी मतलब आसान। ठीक, अब बात करेंगे 5वां नंबर स्वर संधि के भेद का। तो इसमें कहा जा रहा है कि दीर्घ संधि में, तो दीर्घ मतलब याद रखना है आप लोगों को बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, तो गुण मतलब जैसे बताए थे कि ए, ओ और अर का प्रयोग करते हैं। वृद्धि में बताए थे कि वृद्धि मतलब जो है मतलब कि वृद्धि मतलब वृद्धि मतलब बड़ा होता है। ठीक ना, दीर्घ मतलब भी बड़ा होगा, बूढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ मतलब बड़ा होगा। दीर्घ मतलब आप लोग को याद रखना है बड़ा होगा। और यहाँ पर जो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों को मैं पढ़ाया था अभी वृद्धि संधि में, तो वृद्धि मतलब जो है आप लोगों को याद रखना है ना कि वृद्धि मतलब बूढ़ा। यहाँ पर वृद्धि मतलब बूढ़ा समझना है आप लोग को। वृद्धि मतलब बड़ा नहीं, वृद्धि मतलब बूढ़ा समझना है। और बूढ़ा यानी कि इसमें ऐ का मात्रा और औ का मात्रा लगाएंगे। ठीक ना, लेकिन जो यहाँ पर हम दीर्घ बता रहे हैं, तो दीर्घ मतलब याद रखना है बड़ा होगा बाबू। दीर्घ मतलब क्या होगा बाबू, दीर्घ मतलब बड़ा होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अ और आ के साथ या अ और आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, अगर अ और अ साथ में रहे तो आ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर छोटी बड़ी रहे और छोटी बड़ी रहे साथ में तो बड़ी का, और छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ रहे तो बड़ा ऊ का, यानी आ बड़ी ई बड़ा ऊ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़े का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी आ का, बड़ी ई का, बड़ा ऊ का, उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, आ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। यानी हमेशा क्या होगा, बड़ा रहेगा। यानी आ बड़ी और बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाएगा। दीर्घ संधि मतलब आप लोग को याद रखना है बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है भाव धन अर्थ, तो क्या है, भावार्थ। तो यहाँ पे व में आ का प्रयोग किया गया आ है। परीक्षार्थी में छ में आ का प्रयोग किया गया है। गिरी से तो बड़ी का, भानुदय में न में बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया है मात्रा। तो यानी कि दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इसमें आ का, बड़ा ऊ का और साथ ही साथ जो है आप लोग का बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तकालय लिखा है तो पुस्तकालय में आ का, कविंद्र में बड़ी ई का, नदीश में बड़ी ई का, वधुत्सव में बड़ा ऊ का। तो ये सब क्या है, आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। दीर्घ संधि मतलब बड़ा ऊ, आ और बड़ी ई का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये आपका दीर्घ संधि है। जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, रजनीश लिखा है, हरीश लिखा है, परीक्षा हो गया, गिरीश हो गया, रविंद्र हो गया, देवागमन हो गया, अतीब हो गया, सत्याग्रह हो गया, वीरांगना हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, सब स्वर संधि के उदाहरण है। और वो भी कौन सा संधि, तो दीर्घ स्वर संधि। तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। गुण संधि में ए, ओ, अर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है वृद्धि में हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि मतलब बूढ़ा। तो इसमें गुण में हम लोग ए, ओ, अर का प्रयोग कर रहे थे, तो वृद्धि में क्या करेंगे हम लोग, ऐ का और औ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यड़ संधि में हम बताएं आप लोगों को, यड़ संधि में य व र के साथ कोई ना कोई अगर अधूरा वर्ण आ जाए तो वह हमारा यड़ संधि हो जाएगा। अयादी में याद रखना है आप लोगों को, अयादी मतलब एकदम आसान, एकदम सरल जिसमें क्या हो जाएगा, अयादी में आप लोगों का कि य व के साथ जो क्या होगा, जैसे आई, आओ, आवी, इस सब का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे नायक हो गया, नायिका हो गया, यानी छोटी और बड़ी की मात्रा उसमें रहेंगी। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों का वृद्धि संधि का। तो वृद्धि मतलब क्या होगा, बूढ़ा होगा। यानी इसमें क्या होगा कि बड़ा ऊ, आ और बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। यानी शब्दों में क्या होगा कि बीच में बड़ा ऊ, उसके बाद आ या बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो ये आपका वृद्धि होगा। तो आई होप आप लोगों को स्वर संधि समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप लोग जो है इस क्लास के साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।